हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एमएसएमई सर्टिफिकेट की। इसे अप्लाई कैसे करना है और इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो ये पहले यूएएम के नाम से जाना जाता था, उद्योग आधार मेमोरेंडम के नाम से जाना जाता था। अब गवर्नमेंट ने इसे चेंज कर दिया है। जिन्होंने यूएएम बना रखे थे वो 31 मार्च 2021 तक के लिए ही वैलिड करे थे और यूएएम को कन्वर्ट करने के लिए बोला था उद्यम रजिस्ट्रेशन में। जिनके पास पहले से ही यूएएन नंबर है वो उद्यम रजिस्ट्रेशन, जैसे साइट देख रहे हैं आप, गूगल पे जाके उद्यम रजिस्ट्रेशन डालेंगे आप, इस वाले लिंक पे क्लिक करना है आपको और वो आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन मांगेगा और पूछेगा कि आपको ईमेल आईडी पे या जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपने डाला था यूएएम अप्लाई करते वक्त उस पर ओटीपी के लिए पूछेगा। ओटीपी आप डालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका मर्ज हो जाएगा एमएसएमई सर्टिफिकेट उद्यम रजिस्ट्रेशन में। कुछ डिटेल आपको फिलअप करनी होंगी, जैसे एड्रेस वगैरह, फर्म का नाम, पैन नंबर वैलिडेट करना होगा, जीएसटी नंबर है तो जीएसटी नंबर वैलिडेट करना होगा, टर्नओवर वगैरह, और प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट वगैरह, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो भी आप एक्सपोर्ट करते हैं उसकी डिटेल्स वगैरह पूछेगा वो लास्ट में। और सर्विसेज कुछ ऐड या डिलीट करनी है आपको, उसके बारे में भी पूछेगा वो, तो आप कर सकते हैं। कोई अगर दिक्कत आए तो मैं आपको नंबर दूंगा या कमेंट बॉक्स में जाके मेरे से बात कर सकते हैं आप। ये तो हो गई कि आपके पास उद्यम आधार अगर नहीं था, मान लो यूएम नंबर था आपके पास, तो आपको कन्वर्ट करना है उद्यम रजिस्ट्रेशन में। तो आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे। सपोज़ करो आपने यूएन नंबर कभी पहले अप्लाई ही नहीं करा और आप नए न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये आपका आधार नंबर पूछेगा। आप प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनर्स हैं, कुछ भी हैं, आप किसी भी एक डायरेक्टर के नाम से, अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड है या एलएलपी है तो किसी भी पार्टनर्स का आधार नंबर, किसी भी एक पार्टनर का आधार नंबर डाल सकते हैं आप, किसी भी डायरेक्टर का आधार नंबर डाल सकते हैं। प्रोप्राइटर है तो पूछने वाली कोई बात ही नहीं है, सीधा प्रोप्राइटर का आधार नंबर आएगा और जो प्रोप्राइटर का नाम है डायरेक्टर का या पार्टनर का वो यहाँ डालेंगे आप और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जो आधार से लिंक मोबाइल नंबर होगा उस पर ओटीपी आएगा और आप प्रोसीड करेंगे आगे। तो वो आपसे बेसिक डिटेल पूछता जाएगा कि आपकी कंपनी किस टाइप की है, पैन नंबर पूछेगा और कॉन्टैक्ट नंबर, मेल आईडी, बैंक अकाउंट नंबर, ये आप सारी चीज़ें पहले से ही तैयार करके रखें। और कैंसिल चेक वगैरह कुछ नहीं लगेगा। आईएफएससी कोड, बैंक की अकाउंट डिटेल वगैरह सारी फर्म की डालें। अगर फर्म नया नया अप्लाई कर रहे हैं तो आप सेविंग अकाउंट की भी डाल सकते हैं। कुछ लोग एमएसएमई ही नंबर लेते हैं जब फर्म स्टार्ट करते हैं, जीएसटी नंबर, जिन्हें 20 लाख से टर्नओवर कम है तो वो एमएसएमई नंबर अप्लाई करते हैं। तो उनके लिए फ़र्म का अकाउंट तो खुलेगा नहीं, तो वो सेविंग अकाउंट नंबर भी डाल सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग फ़र्म के लिए ही है, ट्रेडर इसे अप्लाई ना करें, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अब ये तो आ गई अप्लाई की बात, इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं ये जान लेते हैं। बेनिफिट्स होते हैं, कुछ गवर्नमेंट स्कीम निकालती है एमएसएमई इंडस्ट्री के लिए, तो आराम से लोन वगैरह हो जाता है और उस लोन पे कुछ सब्सिडी भी मिलती है। जैसे सपोज़ करिए आपने कुछ काम करने के लिए लोन लिया 10 लाख रुपए, तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट में भी कुछ रिबेट देती है। जो इंटरेस्ट रेट चल रहा होता है वो नॉर्मली उससे कम रेट में आपको आरओआई में लोन मिल जाता है आराम से, और सब्सिडी भी मिल जाती है एट द एंड। वो बैंक आपको बता देगा अच्छे से कि 10 लाख का लोन लिया है आपने तो 50,000 या 1 लाख रुपए की रिबेट भी मिल जाती है उस लोन पे। लोन और सब्सिडी की बात हो गई। एग्जेम्पशन की बात आती है, अगर आप कोई टेंडर भरने जा रहे हैं सपोज़ करिए, तो जब आप टेंडर फिल करते हैं, आपने सुना होगा, अगर आप टेंडर की जानकारी रखते हैं तो अर्नेस्ट मनी, आप 1 करोड़ का अगर टेंडर डालने जा रहे हैं तो 0.5% तक की ईएमडी लगती है, जिसे अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट बोला जाता है। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट ये क्यों ली जाती है? सपोज़ करिए बिडर 6-7 बिडरों ने टेंडर डाल दिया, अब आपको लगा बाद में यार कुछ, मतलब आप इंटरेस्टेड नहीं है, विड्रॉ कर लिया आपने टेंडर, या आपने ले लिया कम रेट में, आपने काम मना कर दिया लेने के बाद। सपोज़ करिए बीपीसीएल का कोई टेंडर डाल दिया आपने और आपको मिल गया कम रेट में, आपने उठा लिया, आप मना कर देंगे तो बीपीसीएल को तो फिर दोबारा वो करनी पड़ेगी प्रक्रिया, टेंडर निकालेंगे फिर वो सब चीज़ें, या L2 को देगी जो भी है। तो एक एज ए सिक्योरिटी बीपीसीएल आपसे अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट लेती है। तो अगर आप
कुछ भी गड़बड़ करते हैं या नहीं काम करते तो ये आपका 50,000 रुपये BPCL अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट या आपकी ले लेगी। ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे पूरी डिटेल में। और दूसरी चीज़ ये हो गई कि आपको अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट MSME को मिलता है ये स्मॉल एंड माइक्रो, ज़्यादातर स्मॉल और माइक्रो इंडस्ट्री को ही मिलता है, मीडियम को ज़्यादातर नहीं रखा जाता। तो वो टेंडर की कंडीशन पर प्रिवेल करता है कि एग्जेम्पशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, एक बात ये हो गई एग्जेम्पशन की। और दूसरी बात ये हो गई, सपोज करिए 10% का रिबेट मिल जाता है, रिबेट फ्रॉम L1 प्राइस। L1 प्राइस, अब L1 आप पूछेंगे तो क्या होता है, लोअर वन प्राइस। अब L1 कौन होता है, सपोज करिए 2-3 बिडर हैं, इसका प्राइस है 1 करोड़ का टेंडर था, इसका प्राइस है 90 लाख। ये आप हैं, तीसरे नंबर पे MSME का प्राइस है सपोज करिए 85 लाख या 95 लाख, और एक का प्राइस है 94 लाख। अब सबसे कम प्राइस किसका है, टेंडर मिलना चाहिए इसे 90 लाख वाले को, सबसे कम प्राइस तो इसी का ही है, तो L1 तो ये कहलाया। ठीक है, और L2 ये हो गया लोअर 2, और L3 हो गए आप। अब सपोज करिए कि ये जो L1 है और ये L2 है, ये MSME बिडर नहीं है, ये MSME नहीं है। ठीक है, इसमें सिर्फ आप ही MSME है। तो आपको 90 लाख रुपए, तो 3, 4, 5, 6 इंटू 10%। ठीक है, 90, अब 95 लाख में से अपने प्राइस में से ये प्राइस हटाएंगे आप तो 86 लाख आ जाएगा। आपको 10% तक की रिबेट भी मिलती है L1 प्राइस से, तो ये भी आप ध्यान रखिए। ठीक है, अगर आप टेंडर डालते होंगे तो आपको ये पता होगा। तो जो भी L1 का प्राइस होगा उससे आपको 10% तक की रिबेट भी मिलेगी। MSME में ये भी फ़ायदा होता है, लेकिन अगर ये L1 भी MSME हुआ तो ये रिबेट आपको मिलने वाली नहीं है, क्योंकि L1 भी MSME कैटेगरी में आता है। कोई और प्रश्न हो आपका तो मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट करके मैसेज कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं आप कमेंट मुझे। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसका फ़ायदे पता चल गए। एक चीज़ और, ये स्क्रीन आ गई है मेरे सामने, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसे ये नंबर दे रखे होते हैं, ये डी किसी को पता ही नहीं होता क्या मतलब है इसका, ये ग्रुपिंग होती है। यहाँ पे देखिए दे रखा है माइक्रो स्मॉल, 3 तरीके की इंडस्ट्री होती है, माइक्रो स्मॉल मीडियम। अब कौन कौन सी आती हैं वो भी मैं बताऊँगा। अगर यहाँ पे ए लिखा हुआ है तो माइक्रो होगी। अब ये डी है तो ये जिसका भी सर्टिफिकेट बना हुआ है ये माइक्रो में आ गई। अगर सपोज करिए यहाँ सी होता है, ये बड़ा सा सी लिखा हुआ होता तो ये मीडियम कैटेगरी में आ जाती। बी होता या ई होता तो ये स्मॉल कैटेगरी में आ जाती। अब अगर बी होता तो ये मैन्युफैक्चरिंग स्मॉल इंडस्ट्री कहलाती। ये देखिए मैन्युफैक्चरिंग लिखा हुआ है। अगर सर्विस इंडस्ट्री होती तो और स्मॉल में आती तो यहाँ पे ई लिखा हुआ होता। तो इससे हमें तुरंत पता चल जाता है कि ये कौन सी और किस टाइप की इंडस्ट्री है। ठीक है, अब स्मॉल, माइक्रो और मीडियम में कौन कौन सी इंडस्ट्री आती है इसकी भी लिमिट है कुछ, आइए बात कर लेते हैं इसकी भी। तो देखते हैं क्राइटेरिया क्या क्या है इसका। क्राइटेरिया ये अभी रिवाइज्ड आया था, इसका क्राइटेरिया ये है कि आप नेट पे भी देख सकते हैं, साइट का लिंक दिखाई दे रहा होगा आपको। माइक्रो सबसे छोटी इंडस्ट्री कहलाती है, उससे बड़ी फिर स्मॉल हो जाती है और मीडियम सबसे बड़ी हो जाती है। माइक्रो एंटरप्राइज में क्या होता है कि ये दोनों चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। अगर एक भी इससे ऊपर हुई तो वो माइक्रो में नहीं आएगी। सपोज करिए प्लांट एंड मशीनरी में, ये फिक्स्ड एसेट में आता है बैलेंस शीट के। प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ऊपर हुई तो वो माइक्रो नहीं कहलाएगी, 1 करोड़ से नीचे होनी चाहिए, ये क्राइटेरिया है। और टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे होनी चाहिए तो वो माइक्रो एंटरप्राइज कहलाएगी। स्मॉल एंटरप्राइज कहलाएगी अगर 10 करोड़ से नीचे उसकी इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में और टर्नओवर 50 करोड़ से नीचे है। और मीडियम कौन सी कहलाएगी, अगर उसकी प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से नीचे है और टर्नओवर 250 करोड़ से नीचे है। अगर ये क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं होता तो आप आगे जाते जाएंगे, और इससे भी आगे जाते हैं तो वो मीडियम कैटेगरी से भी बाहर हो जाएगी। ठीक है, क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है, इसके एडवांटेज बता दिए हैं।
अप्लाई कैसे करना है ये भी बता दिया है। तो आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो दोस्तों यार सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को, और कोई भी आपको कुछ भी टैक्सेशन से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा। ओके दोस्तों, गुड बाय।